नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, उनके द्वारा एमपॉक्स आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पिछले 2 सालों में दूसरी बार है कि एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मंकी पॉक्स को ही एमपॉक्स कहा जाता है, जो कि पिछले साल WHO द्वारा इसे नाम दिया गया था। तो चलो इस एमपॉक्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। एमपॉक्स एक जूनोटिक वायरल डिसीज है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस के कारण होता है। यहाँ पे जूनोटिक वायरल डिसीज मतलब जो एनिमल से ह्यूमन को होता है उसको हम जूनोटिक वायरल डिसीज कहते हैं। ये जो एमपॉक्स वायरस है ये स्मॉल पॉक्स वायरस से सिमिलर होता है, रिलेटेड होता है। साल 1958 में इस एमपॉक्स वायरस को सबसे पहले मंकी में पाया गया था। इस मंकी पॉक्स का सबसे पहला जो ह्यूमन केस है वो 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाया गया था। अब हम देखेंगे कि मंकी पॉक्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एनिमल टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन, इसका फैलाव कैसे होता है। अगर कोई ह्यूमन एनिमल के कांटेक्ट में आ जाता है, एनिमल मतलब जैसे कि मंकी, रोडेंट्स हुए या प्राइमेट्स, अगर इनके कांटेक्ट में अगर आ जाता है, कांटेक्ट कैसे होना चाहिए तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब ब्लड, बॉडीली फ्लूइड्स और स्किन म्यूकोजल लेजन्स जो रहते हैं ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इसका ट्रांसमिशन जो है वो होता है। दूसरा है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अगर कोई ह्यूमन एमपॉक्स इन्फेक्टेड पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, स्किन लेजन, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, इनके अगर कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी एमपॉक्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। और तीसरा जो रास्ता है एमपॉक्स वायरस के ट्रांसमिशन का वो है फॉर्माइट, मतलब थ्रू कंटेमिनेटेड सरफेसेस, कंटेमिनेटेड पर्सन के क्लोथ्स, बेड, इससे इसका ट्रांसमिशन होता है। अब हम देखेंगे एमपॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है तो वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहला जो सिम्टम हमें दिखाई देता है, मतलब जो वायरस है उसके बॉडी में पूरी ग्रोथ होने का समय, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नॉर्मली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 6 से 13 दिनों का, लेकिन कुछ केसेस में हमें मैक्सिमम 21 दिनों तक का इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे दिखाई देता है। इनिशियल सिम्टम्स जो कि हमें शुरू के 1 से 3 दिनों में ही दिखना शुरू होते हैं, इसमें हमें फीवर, हेडेक, लिम्फेडेनोपैथी, बैक पेन, मसल्स पेन, फटीग, ये लक्षण दिखाई देते हैं। मंकी पॉक्स में ऐसे कुछ सिम्टम रहते हैं जो फीवर के 1 से 3 दिन के बाद में हमें दिखाई देते हैं। इसमें मेन जो सिम्टम है वो है स्किन लेजन। यहाँ पे ऐसे पिस्टुल्स आते हैं जो कि स्मॉल पॉक्स की तरह दिखाई देते हैं। ये जो पिस्टुल्स रहते हैं ये ज़्यादातर फेस, पाम, सोल और म्यूकोजल मेम्ब्रेन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैक्यूल्स फॉर्म होता है। मैक्यूल्स में सिर्फ स्किन का रेडनेस होता है, उसके बाद में उसका पैप्यूल्स फॉर्म होता है। पैप्यूल्स में थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है वहाँ पे। उसके बाद में वेसिकल्स मतलब थोड़ा फ्लूइड जो है उसमें भर जाता है। और उसके बाद में पिस्टुल्स मतलब उसकी स्वेलिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी साइज और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें पस फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में क्रस्ट, उसके ऊपर क्रस्ट फॉर्म हो जाता है। अब हम देखेंगे एमपॉक्स का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। एमपॉक्स में सबसे अच्छी और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सी है तो वो है PCR टेस्टिंग। PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें पिस्ट्यूल का जो फ्लूइड रहता है वही सैंपल के तौर पर लिया जाता है। इसके अलावा सेरोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं, लेकिन ये सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो लेस स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अदर ऑर्थोपॉक्स वायरस के साथ इसके क्रॉस रिएक्टिविटी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसमें वायरल कल्चर टेस्ट भी किया जाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एमपॉक्स। एमपॉक्स को डायग्नोस करते समय इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें चिकन पॉक्स, मिजल्स, बैक्टीरियल स्किन डिसीजेस, स्कैबीज, इनसे एमपॉक्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ एमपॉक्स। सबसे पहले तो इसमें रहता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करो। जो भी हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, तो उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। साथ में मेंटेन हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमपॉक्स की मेन जो ट्रीटमेंट है वो है एंटीवायरल थेरेपी। टिकोवायरामैट को अप्रूव किया गया है एमपॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए।
WHO द्वारा एमपॉक्स के प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे 2 टाइप के वैक्सीन को अप्रूव किया गया है। इसमें पहली है ACAM 2000 जो कि रेप्लिकेशन कॉम्पिटेंट वैक्सीन है। रेप्लिकेशन कॉम्पिटेंट वैक्सीन मतलब लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें होस्ट के बॉडी में रेप्लिकेशन होता है। और दूसरी वैक्सीन है जिनियोस। जिनियोस एक रेप्लिकेशन डेफिशिएंट वैक्सीन है, मतलब होस्ट के शरीर में रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं होता। जिन इंडिविजुअल्स की इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहती है उनको इस टाइप की वैक्सीन दी जाती है, लेकिन इसमें हमें बूस्टर डोज हमेशा देना पड़ता है। अगर कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद वैक्सीन ले सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ। अगर कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन भी ले सकता है, लेकिन उसे वो 4 दिन के अंदर लेना पड़ता है। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन्स कुछ इंडिविजुअल में प्रिवेंशन का काम करती है और कुछ इंडिविजुअल्स में सिवियरिटी को रिड्यूस करती है। एमपॉक्स आउटब्रेक रोकने के लिए, इसका स्प्रेड रोकने के लिए कुछ प्रिवेंशन किए जाना जरूरी है। सबसे पहले तो अवॉइड एनिमल कॉन्टैक्ट। सेकंड है आइसोलेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट किया जाता है और जो हेल्थ केयर वर्कर ट्रीटमेंट करते हैं उनको PPE किट का यूज़ करना मैंडेटरी है। और एप्रोप्रिएट हाइजीन प्रैक्टिस करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि एमपॉक्स का आउटब्रेक स्प्रेड होना कम हो सके।